तो देखो हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझेंगे कुछ, उसके बाद कुछ नेगेशन सीखेंगे आज हम, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर सेट में रह गई होंगी तो वो सीखेंगे, और फिर हम थोड़ा बहुत पॉइंट सेट टोपोलॉजी और फंक्शंस को सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। उसके बाद जाके हम जो ग्राफ्स वगैरह और फंक्शंस के बारे में सीखना है, उसके बाद जाके हम फिर सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर उसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी। सीक्वेंस एंड सीरीज में मतलब ये पूरा पोर्शन सीख लेंगे हम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। फिर ये हेडिंग सीखेंगे फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, जिसके अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, रीमान इंटीग्रेशन भी आता है, ये सभी चीज़ें सीखेंगे। और लास्ट में जाके हम फंक्शन ऑफ वन, एक से ज़्यादा वेरिएबल सीखेंगे। ठीक है, एक मिनट, कौन कौन आया क्लास में? ओके, तो ये सब हम करने वाले हैं। और मैं बाकी सिलेबस भी आपको दिखा देती हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस भी आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन सीखते हो, उससे नए नए आप नई नई उसकी एप्लीकेशन सीखोगे, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना किसी सरफेस का। ठीक है, ये सब चीजें आप सीखोगे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इंटीग्रल कैलकुलस है आपका ये। ठीक है, देखने में छोटा लग रहा है सिलेबस, और है भी छोटा, बहुत बड़ा नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस जल्दी होने वाला सिलेबस है, बट वंस हम थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस को कवर कर लें, इसके बेस को कवर कर लें, तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का बेस रियल और लीनियर होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप अलग अलग तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो सब सीखोगे। लीनियर, नॉन लीनियर, कॉशी ऑयलर इक्वेशंस, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इनमें से कुछ बच्चों ने ये पढ़ भी रखी होंगी, कुछ ने नहीं भी पढ़ रखी होंगी। 12th क्लास में सबने बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन वो सब ने कर रखी होती है। तो बस आपको उतना भी आता होगा तो फिर भी आप हमारा कोर्स में आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे। उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा, जिसकी क्लास आपकी लगती आई है कल से, तो आपने 2 दिन अटेंड करके देखा है लीनियर अलजेब्रा। ये पोर्शन हमारा लीनियर अलजेब्रा को कवर करता है। ये दिखने में छोटा लगता है बट लीनियर अलजेब्रा लंबा है, इतना छोटा भी नहीं है। लीनियर अलजेब्रा के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स वाला पार्ट, एक होता है वेक्टर स्पेस वाला पार्ट। मैट्रिक्स वाला पार्ट बचपन में हम करते हैं, वेक्टर स्पेस वाला पार्ट जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, तब पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप्स, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी नॉर्मली मैंने देखा है कि 4th या 5th सेमेस्टर के आसपास ही आता है नॉर्मली कॉलेजेस में। यस मैम, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आता है, क्योंकि हमारा तो थर्ड ईयर में आया था, और मैंने कई लोगों का देखा है कि थर्ड ईयर में आता है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस एल्जेब्रा टाइप का है। ये मतलब यहाँ कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, पर ऐसा नहीं है कि कोई कम ईयर का बच्चा, फर्स्ट ईयर का बच्चा इसको समझ नहीं सकता, लेकिन इसमें एक नई थ्योरी का यूज किया जाता है। थ्योरी तो पुरानी है बट ये सब्जेक्ट काफी नया है, 200 साल पुराना ही है ये सब्जेक्ट, तो इसको बोला जाता मैम है ऐसे तो मॉडर्न एल्जेब्रा। ऐसे तो दिखने में इसीलिए। कम लग रहा है। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ कह रहा है? मैम ऐसे तो सिलेबस बहुत कम दिख रहा है ग्रुप थ्योरी का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जुबैर, आप बोल रहे हो क्या? जी मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम ये ग्रुप थ्योरी का सिलेबस तो कम लग रहा है वैसे, ग्रुप लेकिन थ्योरी होता का नहीं है। एक एक जो इसका वर्ड है ना, ग्रुप थ्योरी का, अबेलियन ग्रुप्स में नई थ्योरी है, परमुटेशन ग्रुप में, जैसे साइक्लिक ग्रुप्स है उसमें भी काफी कुछ दे रखा है। तो ये दिखने में छोटा लग रहा है जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, पर ये है बड़ा। लीनियर अलजेब्रा जितना बड़ा नहीं है, लीनियर अलजेब्रा से थोड़ा छोटा ही है। मतलब आप ये लगा लो कि जैम जो एग्जाम है ना, वो सबसे आसान है क्रैक करना। जैम का एग्जाम यस क्रैक मैम, करना सारी सबसे मुश्किल आसान। सबसे छोटा सिलेबस। हम्म।
जैम का सिलेबस जो होता है काफी लिमिटेड होता है। अभी बाकी एमएससी एंट्रेंसेस अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं, सारी यूनिवर्सिटी में सबसे छोटा सिलेबस है। हाँ, मतलब सबका इंटरसेक्शन ले लिया है, ऐसा लगता है सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस उठाया गया है एमएससी और उनका इंटरसेक्शन ले लिया गया। अभी अगर मैं बाकी यस खोल मैम। के दिखा दूं, आपको डीयू का दिखा दूं, जेएनयू का दिखा दूं, तो आप घबरा जाओगे देख के, इतना ज्यादा सिलेबस होता है उनका। तो अगर आपको करना है तो एक गोल बना लो कि हमें यही करना है, ठीक है। बस आंखें बंद करके हमें एक ही सपना देखना है, दैट इज जैम। और इसका जो फ्रूट होता है वो भी काफी अच्छा है, काफी मीठा फल होता है इसका भी, क्योंकि आपको आईआईटीज मिलती है सीधे। सबसे यस अच्छा मैम। एग्जाम, सबसे लिमिटेड सिलेबस, कोई फालतू की चीजें नहीं है। अब सिलेबस थोड़ा सा और कम कर दिया गया है। पहले अगर मैं बताऊं तो इसमें एक और वेक्टर टॉपिक हुआ कैलकुलस भी करता था था, मैम। वेक्टर कैलकुलस हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस हटा दिया गया। हो सकता है, कम चांसेस हैं कि इस साल सिलेबस में ऐड होने को हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। एक थोड़ा सा टॉपिक आपको और करना होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट डजेंट मैटर। तो इतना सिलेबस आपको करना है और उसको जी जान लगा के करना है। बात सिलेबस की नहीं है यहाँ पे, बात है सिलेबस को अच्छे से करने की, बात है सिलेबस को अच्छे से कौन करेगा अपना। मैम 2022 में मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था? सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, लेकिन एक बात मैं बताऊं, 2022 का जो एग्जाम था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा दे रखा था, मतलब अप्लाइड पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सब्जेक्ट ही ज़्यादा मार्क्स का आएगा या वो सब्जेक्ट ही ज़्यादा मार्क्स का आएगा। एग्जामिनर का दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है मार्क्स की? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। नहीं। मैं भी आपको कल आपसे सारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है ना वो शेयर करूंगी, कल आपको क्लास में दिखाऊंगी। आज मैं लाना भूल गई वो पीडीएफ, उसमें सारे मार्क्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट पिछले सालों में जितना भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहा है ऑलमोस्ट होता है उसमें। जैसे 40 मार्क्स के आसपास, तो मतलब 35 to 40 मार्क्स के आसपास तो जो मैंने रियल दिखाया ना आपको वो रियल ही आ जाता है। तो इट डिपेंड्स, जितना बड़ा टॉपिक होगा उतने ज़्यादा उसके मार्क्स होते हैं। रियल बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप डीपली समझोगे चीज़ों को और रियल से प्यार करोगे तो रियल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन ये गलती मत करना कि किसी भी सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस दें हम, सभी सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे सेट कर दे पेपर वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब बातें हम क्लास के दौरान भी करते रहेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था। आपसे सिलेबस भी शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, आप देख सकते हो जाके। अभी हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। नोट्स भी आपसे शेयर कर दिए जाएंगे क्लास के बाद। और अगर किसी का मन है पेड कोर्स लेने का तो आज ये आपके लिए आखिरी फ्री क्लास, डेमो क्लास है। अगर आपका मन है तो आज आपके पास लास्ट डेट है। अगर आपका मन आज लेने का नहीं है तो कल से आपकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप ज़्यादा फीस देना चाहो तो, नहीं तो आज ही रजिस्टर करा लो। है मैम, वो एक्चुअली यहाँ मैम ऑनलाइन पेमेंट फिलहाल बंद है मैम। ईद आ रही है ना बात मैम। नहीं, कुछ एक दो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपने मुझे बता दिया है जुबैर, वो ठीक जी है। मैम, जी मैम। वो मुझे इन्फॉर्म कर दे अगर किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि हम देखेंगे सोचेंगे तो फिर उसके लिए फीस आगे बढ़ जाएगी। मैं भी रजिस्टर करा देती हूँ, आपको ये रिकमेंड करूँगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम मेन तो सीक्वेंस एंड सीरीज तक बढ़ना चाहते हैं, पर सीक्वेंस एंड सीरीज तक आने में हमें टाइम लगेगा। अभी हम सीक्वेंस सीरीज नहीं, अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट। एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, एक स्टेटमेंट। मैथ्स में आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हो। माइक म्यूट कर लो, किसका माइक अनम्यूटेड है? दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे? यस। यस, ओके। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसे राह चलते इंग्लिश लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट बोल देते हैं, उसने ये स्टेटमेंट दे दी, उस नेता ने वो स्टेटमेंट दे दी। पर नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि आज आप लोग क्लास में अटेंटिव नहीं हो, ये मेरी एक स्टेटमेंट हो गई। मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होती है? मैथमेटिकली स्टेटमेंट बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं,
अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल दूँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रू भी हो जाए फॉल्स भी हो जाए, या हम डिसाइड ही ना कर पाए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कम ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 3 = 7। 2 + 3 = 7। इज इट अ स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? यस ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैंने क्या लिखा है? 2 + 3 = 7। 2 + 3 = 7. This is a mathematical statement. Why? Because we know that this is always false. This is always false. तो ये क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, all prime numbers are odd। क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? जिसने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं, एक ऐसा सेंटेंस है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते एक टाइम पे। ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसमें हम डिसाइड ही ना कर पाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या ये एक स्टेटमेंट है? जी मैम। ये भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है। प्राइम नंबर्स तो ऑड ही होते हैं ना, इवन कहाँ होते हैं? मैम 2 इवन होता है। होता है मैम। अच्छा हाँ, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है ठीक है। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, मैम स्टेटमेंट हुआ लेकिन फॉल्स हाँ होगा। स्टेटमेंट ये फॉल्स हुआ, हाँ यहाँ पे गलती होगी। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। एक ऐसा प्राइम नंबर मौजूद है जो कि इवन है, इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है? हाँ हमेशा फॉल्स है, अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट की बात की जाए। अब इस स्टेटमेंट में कोई कहे कि मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में भी ये स्टेटमेंट ही रहेगी। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखती हूँ जिसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट बनेगी या नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी या नहीं। A month has 31 days। क्या ये स्टेटमेंट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं? मंथ को कोई भी मंथ होता है, 30 डेज का भी, 31 का, 28 का। देखो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी मैं अगर लिख दूं अ मंथ इन अ ईयर ऑलवेज हैज 31 डेज, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो मैम। अब इस स्टेटमेंट को आप क्या बोल सकते हो? हमेशा फॉल्स है ये स्टेटमेंट। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि किसी भी मंथ में हमेशा 31 डेज होते हैं, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स के तराजू पे रख के अगर हम इसको तोलेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट में क्या था? कंफ्यूजन था कि किस मंथ की बात हो रही है। ठीक है, मंथ किसी साल में, किसी मंथ में 31 डेज हो सकते हैं, किसी में 30 डेज हो सकते हैं, और 28 भी पॉसिबल होते हैं, 29 भी पॉसिबल होते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूजन था, वो एक स्टेटमेंट नहीं थी। बट यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि हमेशा एक मंथ में 31 डेज होते हैं, तो दिस इज ऑलवेज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सेंटेंस हमेशा फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा। तो जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ वो एक स्टेटमेंट है। नंबर 4 लिखा है कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर। एक और मैं लाइन लिखती हूँ, कश्मीर इज फार फ्रॉम लेट्स से पेरिस। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जब मैं हेयर लिख रही हूँ तो हेयर का मतलब क्या आपके दिमाग में आएगा? हेयर मतलब कहाँ, कहाँ की बात हो रही है? तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
तो ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन ले पाना ही मुश्किल है कि कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर और नॉट फार फ्रॉम हियर। क्या हो गया, किसी का मैसेज आया? किसी का मैसेज नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, हियर मतलब कहाँ, दिल्ली से कहाँ से, मतलब श्रीनगर से, कहाँ से कश्मीर पास है, उसकी बात हो रही है। तो देर इज कंफ्यूजन, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिफ्थ पॉइंट में कह रखा है कश्मीर इज फार फ्रॉम पेरिस। हाँ ठीक है, यहाँ पे पेरिस और कश्मीर के बीच का डिस्टेंस की बात की हुई है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लैरिटी है और बात सही भी है, डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर बोल दिया जाए शी इज अ मैथ्स ग्रेजुएट, तो क्या ये एक स्टेटमेंट होगी? ये भी एक स्टेटमेंट नहीं होगी, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शी का इस्तेमाल किया गया। जब भी हम शी, हेयर, देयर, ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तब वो सेंटेंसेस क्या नहीं कहलाते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं कहलाते हैं। तो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक सेंटेंस में नाउन की बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पेरिस एक नाउन था तो ठीक था, जब हमने ऊपर लिखा हेयर तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि कहाँ से बात हो रही है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं बना। यहाँ पे हमने शी की बजाय अगर लिख दिया होता रीना, तो अब ये एक स्टेटमेंट बन जाता। हमें पता है कि रीना की बात हो रही है, रीना या तो मैथ्स ग्रेजुएट होगी या फिर नहीं होगी। रीना या तो कुछ और कर रही होगी, मैथ्स ग्रेजुएट नहीं होगी, या अपनी डिग्री परस्यू कर रही होगी, या मैथ्स ग्रेजुएट होगी। दो ही केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ रीना की बात हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो नाउन होना जरूरी है, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे ये नाउन होना जरूरी है। हेयर, देयर, शी, ही, ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब कोई ऑर्डर देने लगे किसी को, जैसे ओपन द डोर, कोई ऑर्डर दे, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। या फिर कह सकते हैं इसके बारे में बताओ। ये एक एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट क्या है, एक फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है जिसमें क्लैरिटी हो कि या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बस आपको इतनी क्लैरिटी लेने की जरूरत है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए थी, आपने 11th क्लास में पढ़ रखी थी, इसलिए आपको बताई गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्टेटमेंट होती क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। जस्ट स्टेटमेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जो बहुत ही ज्यादा ऑफन यूज होने वाली हैं आपके आगे के जितना भी कोर्स आप करोगे। डजेंट मैटर आप रियल कर रहे हो या कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या, एक स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ, इफ x is a prime number then x is odd। अब ये एक स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। व्हाट इज दैट कंडीशन, इफ देन। जिस भी स्टेटमेंट में इफ और देन का इस्तेमाल हो रहा हो, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, उसको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि P इम्प्लाइज Q, ऐसे भी बोलते हैं हम। P को यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं इस कंप्लीट पोर्शन से, यानी x इज अ प्राइम नंबर, ऐसे बोलते हैं इसको। देखो, इसको लिखा जाता है इफ P देन Q। सुना होगा आपने, इफ P देन Q। P को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, x इज अ प्राइम नंबर। Q वाली स्टेटमेंट कौन सी है, x इज ऑड। ठीक है,
हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपली हम ऐसे लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख दूंगी, P implies Q, या फिर मैं लिख सकती हूँ इफ P then Q। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बताओ। अब इसमें हम आगे 5 वैरायटी पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आगे आज आपसे मैं सवाल पूछूंगी, थोड़ा ध्यान से सुनना जो भी मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। बच्चे अभी तक आ रहे हैं? यस मैम। यस। अब देखो 5 तरीके के वेरिएशंस कर सकते हैं हम इस स्टेटमेंट को लेकर, जो हम नॉर्मली मैथ्स में करते हैं और जो नॉर्मली आपने देखे भी हुए हैं और अभी आपको देखो याद भी आने वाले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। एक होता है कन्वर्स, एक क्या होता है कन्वर्स, एक होता है नेगेशन। देखो कन्वर्स क्या होता है, पहले कन्वर्स के बारे में बताती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। कन्वर्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट हमने दी कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को का हम कन्वर्स कैसे लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे लिखते हैं। कन्वर्स लिखा जाता है, कन्वर्स मतलब उल्टा, मतलब P अगर Q को इम्प्लाई कर रहा है तो Q अगर P को इम्प्लाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बन जाती है कन्वर्स स्टेटमेंट। जैसे कि ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी गई थी, इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड। तो अगर मैं बोलूं इफ x इज एन ऑड नंबर देन x इज प्राइम, इफ x इज ऑड देन x इज प्राइम, तो क्या ये कन्वर्स बन जाएगा ऊपर वाली स्टेटमेंट का? यस मैम। क्या ये ट्रू होगा? नो मैम। तो क्या जरूरी है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू हो? नो मैम। कन्वर्स ट्रू हो ये हमेशा जरूरी नहीं होता, कन्वर्स ट्रू हो ये हमेशा जरूरी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, हमने क्या कन्वर्स बनाया, इसमें किसी को कोई डाउट है? Q implies P, Q स्टेटमेंट है x इज ऑड, तो जब जब x ऑड होगा हम कह रहे हैं x एक प्राइम नंबर होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है, सारे ऑड नंबर्स तो प्राइम नहीं होते। ठीक है, 25 एक ऑड नंबर है पर वो प्राइम तो नहीं है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता। नेगेशन पे आते हैं, नेगेशन क्या होती है किसी भी स्टेटमेंट की? नेगेशन को जैसे किसी भी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट S दे रखी है आपको, इसको नेगेट करना है, हम क्या कर देते हैं, इसके आगे ये टिल्ड वाला साइन लगा देते हैं, इस साइन को बोला जाता है टिल्ड। ठीक है, ये वाला साइन लगा देते हैं, किसी भी स्टेटमेंट S को नेगेट करना है उसके आगे टिल्ड साइन लगा दो। अब देखो यहाँ में P implies Q को नेगेट करना है तो हम इसके आगे टिल्ड लगा देंगे। नेगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट मैं बता रही हूँ उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेगेशन। उसको ब्रैकेट में डाल के आगे टिल्ड साइन लगा दूंगी। अब नेगेशन कैसे निकालते हैं हम आगे के, जब हम इन 5 टाइप्स को कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि नेगेशन कैसे निकालते हैं। 21 में नेगेशन निकालना आया भी हुआ है 21 के पेपर में। ठीक है, तो नेगेशन भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पे अटेंटिव रहना। तो ये तो होगी नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में सभी बच्चों की हाइट 4 फीट से ज़्यादा है, मैं ये कह रही हूँ कि आप में से सबकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा है। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन क्लास में, उन सबकी हाइट क्या है, 4 फीट से ज़्यादा है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप क्या करोगे? आप मुझे गलत प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे बताओ? कोई एक बच्चा ढूंढेंगे जो 4 फीट से छोटा हो। हाँ, कम से कम एक बच्चा निकाल के ले आओगे जिसकी 4 फीट से हाइट कम हो, 4 फीट या 4 फीट से कम हो हाइट। मैंने कहा कि सब 4 फीट से बड़े हैं, तो आप कहोगे कि ये देखो ये 4 फीट का भी मौजूद है और हो सकता है 4 फीट से कम का भी मौजूद हो, तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को नकारना, नेगेट करना, इज कॉल्ड नेगेशन। किसी भी स्टेटमेंट का बिल्कुल उल्टा नेगेशन करना। ठीक है, और कोई एग्जांपल? इफ x इज एन ऑड नंबर, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए मुझे एग्जांपल देना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं, नेगेशन। अगर मैं बोलूं इफ x इज ए ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर देन x इज प्राइम, तो अब
अब आपको ये बात सही तो नहीं लग रही होगी, अच्छी तो नहीं लग रही होगी सुनने में, पर फिर भी मैंने बोल दी, तो आप चाहते हो कि मुझे गलत साबित करो, तो अब आप क्या करोगे? कहोगे मैम नहीं, ये तो मुझे तो ऐसा ऑड नंबर पता है जो प्राइम नहीं है, कुछ ऐसा करोगे? यस मैम। तो आप बोलोगे कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, मतलब मैम एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज सॉरी देयर एग्जिस्ट एन ऑड नंबर, मतलब आप कहोगे कि एक ऐसा ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज नॉट नॉट, प्राइम नंबर। और फिर आप मुझे एग्जांपल दे दोगे, आप मुझे कह दोगे देखो 9 है, 25 है, ऐसे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड नेगेशन। नेगेशन की सोल समझ गए? सोल समझ गए? अभी निकालना तो बाद में सीखेंगे, पहले आपको सोल समझनी है कि नेगेशन है क्या। किसी भी सेंटेंस को नकार देना मोस्ट एफिशिएंट वे में, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सारे इंटीजर्स 1 से बड़े हैं, दुनिया के सारे इंटीजर्स 1 से बड़े हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आप सिर्फ एक इंटीजर निकाल के दिखाओगे जो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, ऐसे ही कुछ करोगे? यस मैम। बस यही काम करना है नेगेशन। इसकी सोल को समझ गए तो आप निकालना भी सीख गए। तो नेगेशन ये हो गई। इसके बाद आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर किसी ने सुना हो, मतलब ये जो चीजें मैं करा रही हूँ ना, ये सोल है आपकी। जो भी थ्योरम्स, जो भी रिजल्ट्स आप अप्लाई करोगे ना, उसका खुद ब खुद, आज सुन लो ध्यान से मेरी बात, और इतना शोर मचा रहा है माइक से, म्यूट करो जरा। आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप कुछ भी करोगे आगे, कोई भी सब्जेक्ट करोगे, उस सब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी थ्योरम करोगे, मान लो ये आपकी थ्योरम है जिसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह रहे हो। थ्योरम्स कुछ ऐसे ही बनती है, P इम्प्लाइज Q, एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई कर गई, वो एक थ्योरम बन गई। उसमें आपको खुद ब खुद कन्वर्स सोचना है, उसका खुद ब खुद नेगेशन सोचना है, उसका खुद ब खुद कॉन्ट्रा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? टीचर कराए ना कराए, टीचर तो कराएगा ही, लेकिन खुद ब खुद आपको ये 3 चीजें जरूर सोचनी। समझ गए? यही चीजें घुमा फिरा के एग्जाम में अप्लाई कर दी जाती है। मतलब आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है P इम्प्लाइज Q, एग्जाम में आपसे P इम्प्लाइज Q नहीं पूछेगा, पूछेगा Q इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, यानी कन्वर्स पूछ लेगा, क्वेश्चन मार्क। नेगेशन पूछ लेगा, नेगेशन की अभी मैं बात, नेगेशन तो डायरेक्ट खैर पूछा जाता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ लेगा, उसको भी मैं बताती हूँ। अच्छा देखो, नेगेशन की प्रॉपर्टी हमें क्या समझ में आती है? नेगेशन हमने देखी ऐसी ऐसी होती है, पर उसको पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आई, अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रही हूँ जो गलत है, तो आप उसको सही साबित कर सकते हो। यानी मैंने कहा कि सारे ऑड प्राइम है, तो आपने उसको गलत साबित किया अपनी नेगेशन से। लेकिन अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रही होती जो सही होती, जो मैं स्टेटमेंट बोल रही होती वो सही होती, तो जब आप उसका नेगेशन बनाते तो वो क्या होता? फॉल्स नहीं होता। नेगेशन मतलब उल्टा, नेगेशन मतलब उल्टा। कोई भी स्टेटमेंट लिखी गई है, उसका नेगेशन निकालोगे, तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन क्या निकल के आएगा? फॉल्स। और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन क्या निकल के आएगा? ट्रू निकल के आएगा। तो ये क्या होता है, मैं ऑपोजिट लिख देती हूँ यहाँ साइड में। अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इसके अंदर। जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन उसका उल्टा होगा। स्टेटमेंट मैंने कहा था हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब अगर वो स्टेटमेंट आपने लिख दिया और उसका नेगेशन भी लिखा, तो उन दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो गया तो दोनों ट्रू हो जाए, दोनों फॉल्स हो जाए, या कंफ्यूजन हो जाए। मैंने अभी बताया था स्टेटमेंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है? इसलिए मैथ्स पढ़ के खुश रहते हैं, है ना? मैथ्स वाले इसीलिए जिंदाबाद है। यस। कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, चलो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? अगर मैंने बोल दिया P इम्प्लाइज Q, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव उस स्टेटमेंट का कैसे बनेगा? नॉट Q, ये होता है नॉट का साइन, ये नेगेशन मतलब नॉट का साइन होता है। नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, मतलब P अगर Q को इम्प्लाई कर रहा है, तो अगर Q नहीं हुआ तो P भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, एक एक करके सबके एग्जाम्पल देखते हैं पहले। बाकी की 2 टाइप्स मैं बाद में कराऊंगी, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी,
एक ही स्टेटमेंट है, उसके बेस पे हम सब कुछ निकाल लेंगे। अच्छा, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे, P implies Q वाली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलती है इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू लिव इन इंडिया। क्या ये बात सच है? सच है, झूठ है, या डिसाइड ही नहीं कर सकते? बताओ क्या बात है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग? तो ट्रू है मैम। डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे मैम। नहीं कर पाए डिसाइड? क्या बात है, इतनी गंदी राइटिंग है जो आप डिसाइड ही नहीं कर पाए देख के? मैम मैंने ट्रू लिखा है। क्या है? हाँ, लिखा क्या है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप इंडिया में रहते हो। यस मैम ट्रू है। ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है ना। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इंडिया में ही हो ना, मतलब। तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हम कोने में जानते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमें इस स्टेटमेंट के लिए सारी बातें करनी है जो ऊपर मैंने बताई, कन्वर्स, नेगेशन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स बनाते हैं। कन्वर्स क्या बोलता है? P इम्प्लाइज Q। कन्वर्स बोलता है Q इम्प्लाइज P। कन्वर्स बोलता है Q इम्प्लाइज P। चलो कन्वर्स निकालते हैं। कन्वर्स कैसे निकलेगा? P इम्प्लाइज Q है, मतलब यू लिव इन दिल्ली, अगर ये P स्टेटमेंट है, यू लिव इन इंडिया ये Q स्टेटमेंट है। तो Q इम्प्लाइज P करना है अब आपको। बताओ क्या होगा कन्वर्स? Hello, ma'am. If you live in India, then you live in Delhi. इफ यू लिव इन इंडिया देन यू लिव इन दिल्ली। क्या ये सच है? नो मैम। Yes, ma'am. नहीं, स्टेटमेंट सच है या नहीं? नो मैम। कन्वर्स नो तो मैम ठीक बताया, फॉल्स है। कन्वर्स तो करेक्ट है। कन्वर्स जो आपने बोला वो तो करेक्ट है, लेकिन एज अ स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ ट्रू है कि फॉल्स है। एज अ स्टेटमेंट ये फॉल्स है। देखो फॉल्स निकल के आया। Yes, ma'am. यहाँ ट्रू और फॉल्स मसला नहीं है, यहाँ हम सीख रहे हैं कन्वर्स कैसे निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालना है, नेगेशन कैसे निकालना है। तो वो मत डरो कि मेरी स्टेटमेंट अरे फॉल्स कैसे बन गई, कुछ ना कुछ तो इनमें फॉल्स बनेगा ही। अब अगर आप नेगेशन निकालोगे तो देखना, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू लिव इन इंडिया। इसका अगर हम अब नेगेशन निकालना चाहें, इसका अगर हम नेगेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? If you don't live in Delhi, इफ यू डू नॉट लिव इन इंडिया then you do मैं not live in इसका India. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं अभी इसका एक तरीका बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। इसका भी मैं तरीका बताऊंगी। तो नेगेशन को अभी छोड़ दो। नेगेशन के बाद हम करते हैं, नेगेशन पे तो अभी हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। नेगेशन के बाद एक बार कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख लेते हैं, नेगेशन को बाद में कवर करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो, जो कि काफी आसान है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताया गया है क्या होता है? नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव की मैं सबसे अच्छी बात बता दूं कि ये हमेशा ट्रू होता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? हमेशा ट्रू होगा। ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तब आपको और मजा आएगा। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो हम निकाल रहे हैं, तो पहले तो हमें नॉट क्यू बनाना है। नॉट क्यू बनाना जरा, इससे नॉट क्यू बनाओ। इफ यू लिव इन दिल्ली, क्यू क्या है मेरे पास? यू लिव इन इंडिया। हाँ, तो इससे नॉट क्यू बनाओ, यू लिव इन इंडिया का नॉट क्यू। इफ यू डू नॉट लिव इन इंडिया हाँ, देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। इफ यू डोंट लिव इन इंडिया देन यू डोंट लिव इन दिल्ली। सिंपल। यस सर। और ये सही भी है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट करेक्ट थी। अगर स्टेटमेंट ही गलत होती तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी गलत आता। मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमारी स्टेटमेंट बिहेव कर रही है। मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है? एक दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब कहाँ है? क्या सुन रहे हैं? यस मैम, आ रहा है समझ में। मनदीप आपके आ रहा है? यस मैम। ठीक है।
बिल्कुल बेसिक बातें अभी चल रही हैं, जब मैं नेगेशन कराऊंगी तो उसको और ध्यान से समझना। बट यहाँ तक सबके क्लियर हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हमने 3 चीजें पढ़ी है, कन्वर्स पढ़ा है, नेगेशन पढ़ा है, कॉन्ट्रापॉजिटिव पढ़ा है। नेगेशन पे अभी हमने एग्जाम्पल नहीं देखा है कन्वर्ट करने वाला, कन्वर्स को कन्वर्ट कर लिया हमने और कॉन्ट्रापॉजिटिव को। मैं छोटी छोटी 2 बातें हैं वो भी और साथ साथ आपको बता देती हूँ। देखो, एक होता है इनवर्स, ये आपके बहुत ही रेयरली काम आने वाले हैं, और बाय कंडीशनल्स, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कैसे बनता है? इनवर्स का मतलब होता है अगर P इम्प्लाइज Q था ना, P इम्प्लाइज Q हमारी स्टेटमेंट थी, तो दोनों तरफ मैं नॉट नॉट लगा दूं, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। पहले मैंने कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या किया था, उल्टा करके इन पे नॉट नॉट लगाए थे। अब क्या किया है, नॉट नॉट लगा के इम्प्लाई करा दिया, सिंपल। मतलब अगर आपको इसी स्टेटमेंट का इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे? if you live in Delhi, then you live in India. If you do not live in Delhi, then you do not live in India. If you do not live in Delhi, then you do not live in India. क्या यही बनेगा? Not P implies not Q. P का नॉट हो जाएगा if you don't live in Delhi. Q का नॉट हो जाएगा you don't live in India. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या इनवर्स ट्रू आया? इनवर्स में ट्रू आएगा? नहीं आएगा। इफ यू डोंट लिव इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो मतलब आप इंडिया में ही नहीं रहते। ये तो बहुत गलत बात कर दी। आप लोग तो, मुझे नहीं लगता कोई दिल्ली में रहता होगा, नो मैम। तो मतलब आप इंडिया में ही नहीं रहते। नहीं मैम, रहते हैं दिल्ली से दूसरे ऐसे। हाँ, इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इनवर्स का फॉल्स ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं होता। इनवर्स कब ट्रू होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, अगर कन्वर्स ट्रू हो जाता तो इनवर्स भी ट्रू हो जाता। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम कन्वर्स वगैरह करा करेंगे थ्योरम्स में, कि इनवर्स कब ट्रू होता है। अभी बताऊंगी तो थोड़ा आपको लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है। तो हमने ये 4 चीज़ें तो समझ ली। अब बाय कंडीशनल्स भी देख लो, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं कुछ नोट करना होगा एक्स्ट्रा तो मैं बता दिया करूंगी, बाकी सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब P तो Q को इम्प्लाई कर रहा है, क्या Q P को इम्प्लाई कर रहा है? अगर ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, बाय कंडीशनल, यानी P इफ एंड ओनली इफ Q। मतलब इफ यू लिव इन दिल्ली, इफ एंड ओनली इफ यू लिव इन इंडिया। मतलब दिल्ली मतलब इंडिया, इंडिया मतलब दिल्ली। क्या ऐसा है? नहीं है। इस स्टेटमेंट के लिए ऐसा सच नहीं है, मतलब दोनों तरीके तरफ से इम्प्लीकेशन नहीं है। ये हम कन्वर्स के टाइम पे देख चुके थे। कन्वर्स में हमने देखा इफ यू लिव इन इंडिया देन यू लिव इन दिल्ली, यानी Q इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P वॉज फॉल्स। ठीक है, तो बाय कंडीशनल इसकी स्टेटमेंट अगर कोई पूछे आपसे कि इसकी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो आप क्या बोलोगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए? फॉल्स है। फॉल्स होगी सिंपली। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। फिर हम अब सीखते हैं नेगेशंस निकालना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेशंस निकालना सीखते हैं, बढ़े आगे। जी मैम। यस मैम। ठीक है, हाउ टू मेक नेगेशन, सब आपको भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। पेपर पेन लेके बैठो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया बताती हूँ नेगेशन निकालने का। पेज नंबर 3 देखो, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीका है, कोई मुश्किल की बात नहीं है।